सबसे तीखे सवाल जिनका देना पड़ेगा जवाब। राजनेताओं का हर राज होगा बेपर्दा। आज तक की पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेटिव टीम इंटेरोगेट कर रही है राजनीति के दिग्गजों को। आज की पीआईटी है अंजना ओम कश्यप, अशोक सिंघल और पुण्य प्रसून वाजपेयी। इनके सामने है बीजेपी के नेता यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा जी, आजादी के बाद सबसे रोमांचित करने वाला चुनाव चल रहा है और आप उससे बाहर हैं। शायद इसीलिए कि सबसे रोमांचित करने वाला चुनाव चल रहा है, लेकिन चुनाव जो सबसे रोमांचित करने वाला है वो एक शुरुआत है, क्योंकि चुनाव के जब नतीजे आ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें फिर शुरू होंगी। और चुनाव नहीं लड़ने का फैसला मेरा जो था वो बिल्कुल उसी तरह का व्यक्तिगत फैसला था जैसे आज से लगभग 30 साल पहले मैंने तय किया था कि मैं आईएएस की नौकरी छोड़ दूंगा। लेकिन क्या आपने एक मैसेज दिया है पार्टी के जो दूसरे नेता है, आपने कहा कि उम्र को देखते हुए आपने फैसला लिया, ये भी बात आई थी कि उम्र हो गई है, आपसे ज़्यादा तो अडवाणी हैं, जोशी हैं, क्या आप एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप युवाओं को कमान सौंपिए और जो बड़े हैं पार्टी से बाहर हो जाइए या रिटायरमेंट ले लीजिए? तो ये रिटायरमेंट है आपकी या दूसरों के लिए नसीहत है? नहीं, देखिए, मैंने जोर दे के इस बात को कहा है, 2-3 बातें। नंबर 1 कि ये मेरा बिल्कुल व्यक्तिगत फैसला है। एक खास परंपरा के अनुसार अपना जीवन जिया है। 25 साल एक खंड हुआ, 25 साल दूसरा खंड हुआ, फिर 25 साल तीसरा खंड हुआ, और जब वो तीसरा खंड लगभग पूरा हो गया तो मैंने ये सोचा कि मैं इस चुनावी राजनीति, लोकसभा का जो चुनाव है उससे अलग हो जाऊंगा। लेकिन साथ ही दूसरी बात जो मैं कहने जा रहा था वो ये है कि जोर दे के मैंने कहा कि मैं राजनीति से अलग नहीं हो रहा हूँ। मैं राजनीति में बना हुआ हूँ, लेकिन लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा। यशवंत सिन्हा जी, ये फैसला आपने इसलिए लिया है क्योंकि अब आप चाहते थे कि आप बेटन अपने बेटे को पास कर दें। दूसरी महत्वपूर्ण बात, गोवा के पहले आपने कहा था कि नमोनिया नहीं है मुझे। आज तय कर लिया नमोनिया है या नहीं है? क्योंकि आज तो आपकी पार्टी में या तो नमोनिया होता है या वो बाहर होता है। देखिए, जसवंत सिंह से लेकर सबका उदाहरण। देखिए, एक बात तो ये है कि हमारे बेटे वहाँ से चुनाव लड़े, ये बात मैं नहीं तय कर सकता था, क्योंकि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में ही नहीं था। मैं उस चुनाव समिति का भी सदस्य नहीं हूँ जिस चुनाव समिति को ये फैसला करना था। ठीक है, मैंने ज़रूर राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो हैं उनको कई महीने पहले अपनी इस इच्छा से अवगत करा दिया था कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। उसके बाद और कौन लड़ेगा वहाँ से? वहाँ बहुत सारे उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन कुछ तो उम्मीदवार थे। लेकिन सब लोगों ने मिल के तय किया कि अगर मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ तो वहाँ से मेरे पुत्र जयंत सिन्हा को चुनाव लड़ाना चाहिए, ऐसा उन लोगों ने तय किया और उस फैसले को हमने स्वीकार किया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं अनभिज्ञ था, उन्होंने हमसे पूछा। पिता ने पुत्र की वकालत तो की ही होगी। पिता ने कोई पुत्र की वकालत नहीं की थी, और मैं इसको वंशवाद भी नहीं मानता हूँ जो आमतौर पर लोग लगाते हैं आरोप, इसलिए कि मेरा मानना यह है कि राजनीति में अगर मान लीजिए एक पीढ़ी राजनीति में है तो दूसरी पीढ़ी अगर राजनीति में आना चाहती है तो उसके लिए पहली पीढ़ी का राजनीति में होना कोई डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए, जैसे कि वो जैसे कि एडवांटेज भी नहीं हो। यकीन दिला दीजिए ना कि जयंत किसी और के पुत्र होते तो इसी आसानी से उन्हें टिकट मिल जाता। मैं यकीन आपको इस बात का दिलाता हूँ कि जयंत सिन्हा आज अगर उम्मीदवार लोकसभा के हैं हजारीबाग से, तो देश में शायद 1 या 2 लोग होंगे उस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जयंत सिन्हा का है। जो दूसरा तो क्या मतलब है कि इस तरह के लोग नहीं आए राजनीति में? ठीक है, जो दूसरा हिस्सा मेरे सवाल का था, नमोनिया का बिल्कुल गलत अर्थ आप लोगों ने लगाया था। नमोनिया मेरा शब्द नहीं था। नमोनिया शब्द का प्रयोग, आपको याद होगा कि रेणुका चौधरी जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता थी, रेणुका चौधरी ने ये आरोप लगाया था कि लोगों को नमोनिया हो रहा है आज के दिन, और वो मेरे दिमाग में घूम रहा था। तो मैंने कहा मैं व्यक्तिगत कारणों के चलते गोवा नहीं जा रहा हूँ। इस बार गोवा नहीं जाना एक इशू बन गया,
इसके पहले मैं लखनऊ नहीं गया, मैं पटना नहीं गया, तो इशू नहीं बना। गोवा में तो धमाका होना था। तो धमाका होना था या नहीं होना था ये पहले से पता नहीं ना था, लेकिन गए नहीं गए, ठीक है। तो नहीं गए तो उन्होंने पूछा आप नहीं गए, तो मैंने कहा मुझे नामोनिया नहीं हुआ है, कि मैं बीमार नहीं हूं किसी तरह से भी। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं, आप ही के साथ बात हुई थी हमारी जी बहुत दिन पहले, उस नामोनिया के एपिसोड के पहले। और अशोक जी आपको याद होगा कि हम पहले व्यक्ति थे बीजेपी में जिसने कहा कि नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है इस देश में और उनको बीजेपी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाना चाहिए और इस पूरे चुनाव को हमको प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शन बनाकर। लेकिन आपके बारे में कहा जाता है मौका प्रस्त है, अपॉर्चुनिस्ट हैं आप, मौका भांप लेते हैं। कभी अडवाणी का गुण गाया करते थे आप, फिर जिन्ना का प्रकरण हुआ, अडवाणी जी की आलोचना की। अब आपको लगा पार्टी में नरेंद्र मोदी का माहौल बनता जा रहा है, देश में माहौल बनता जा रहा है, संघ भी चाहता है मोदी को, तो आप मोदी के गुण गाने लगे। तो कहीं अपॉर्चुनिज्म नहीं है यशवंत जी? है बिना अपॉर्चुनिज्म के पॉलिटिक्स क्या है? इसको आप अवगम क्यों मान? मतलब कोई लॉयल्टी नहीं है? नहीं, लॉयल्टी है ना, सिद्धांतों के प्रति लॉयल्टी है, व्यक्ति के प्रति नहीं। आपकी व्यक्ति के प्रति नहीं होनी चाहिए, पार्टी के प्रति लॉयल्टी है, देश के संविधान के। तीस रही है आप में, आप थे, जेठमलानी थे, जसवंत सिंह थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे। हम देख रहे हैं कि कोई टीस नहीं, आप इसको अचानक बोल दे रहे हैं कि हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं। क्या टीस? किस प्रकार की टीस? आप लोग जिस धारा को लेकर चले, नहीं कोई देखिए झटके में जो स्थिति है ये हर कोई जानता है, हमारे आपके कहने से ये चीजें बदलेंगी नहीं। एक बात कहता हूं आपसे कि हर दल में मीडिया देखता है कि ये दल कहां कहां विभाजित है, कैसे विभाजित है, और उसमें डिसाइड करता है कि कौन किसके प्रति लॉयल है, ठीक है। और इसलिए हमको अडवाणी लॉयलिस्ट मान लिया। अगर अडवाणी जी पार्टी के अध्यक्ष हैं तो आप पार्टी के प्रति लॉयल अगर हैं तो अडवाणी जी के प्रति भी लॉयल हैं। उसके बाद ये जरूर मेरे अंदर एक आप कहिए डिफेक्ट रहा है, दोष रहा है कि कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब मैं बेबाक ढंग से अपनी बात रखता हूं। अपने लिए या पार्टी के लिए? झारखंड सीएम नहीं बनाया तो आपने मोर्चा खोल दिया नितिन गडकरी के खिलाफ, आपने नाराज है अडवाणी से। ये कहां से आ गया? ये था पार्टी में कि आप सीएम बनना चाहते थे? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। तो अपने व्यक्ति उसकी राजनीति सच है कि 2 नवंबर को मैं जब बाबूलाल मरांडी झारखंड के सीएम के पद से हटे थे सन 2002 में, मैं देश का वित्त मंत्री था। मैं चाहता तो वो कुर्सी हमको मिल सकती थी, लेकिन मैंने कभी उस कुर्सी को महत्व नहीं दिया। और ये बिल्कुल गलत आपकी धारणा है कि मैं मारा जा रहा हूं झारखंड का सीएम बनने के लिए। यशवंत जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप व्यक्ति केंद्रित राजनीति करते हैं, अपने फायदे के लिए करते हैं। जहां आपको फायदा दिखता है, आप नितिन गडकरी के खिलाफ मोर्चा खोला, अडवाणी से नाराज इसलिए हुए क्योंकि झारखंड का सीएम नहीं बनाया, झारखंड सरकार के खिलाफ धरने पे कई बार बैठे। तो आप पार्टी का नहीं सोचते, व्यक्ति को कहाँ फायदा हो रहा आपको, उसको लेकर के आप हमेशा चले? नहीं, एक तो मैं पहले ये कहूंगा कि ये शिकायत का मुद्दा नहीं हो सकता है। कौन ऐसा व्यक्ति है राजनीति में जो अपने बारे में नहीं सोचता है? तो ये दोष कैसे हुआ? हाँ, हम अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन एक परिधि के भीतर, एक माहौल के भीतर सोचते हैं। और कभी भी जब मौका आया है तो मैंने पार्टी को ज़्यादा महत्व दिया है, अपने भविष्य को नहीं। जहाँ तक आपने कहा कि नितिन गडकरी से नाराज़ हो गए क्योंकि झारखंड का सीएम उन्होंने नहीं बनाया, ये बिल्कुल गलत बात है। बाबूलाल मरांडी जब सन 2002 में हटे थे मुख्यमंत्री के पद से, तो मैं यहाँ पर देश का वित्त मंत्री था उस समय। मेरे लिए बहुत ही आसान कदम होता कि मैं कहता कि बाबूलाल मरांडी हट रहे हैं इसलिए हम वहाँ जाना चाहते हैं मुख्यमंत्री बनकर। मैं नहीं गया। ये अगर धारणा आपके मन में है कि मैं झारखंड का मुख्यमंत्री बनने के लिए मरा जा रहा हूँ, तो बिल्कुल इसको तो अपने मन से अडवाणी से नाराज होते हैं, जिन्ना प्रकरण ले आते हैं, अडवाणी का गुणगान करते रहते थे। इसलिए गुणगान करना और ये करना, देखिए मैं बेबाक बोलता हूँ कभी कभी, जब मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर बोलना चाहिए तो मैं बोलता हूँ। और एक उसका दृष्टांत नहीं है, अनेक दृष्टांत मैं आपको दे सकता हूँ। हर बार नहीं बोलते आप। नहीं, नितिन गडकरी आपने उस वक्त का दुश्मनी क्या है आपकी नितिन गडकरी? कुछ नहीं है दुश्मनी। क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत? 4 लोग, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा और राम जेठमलानी बैठे 2 नवंबर उसी बरस मीटिंग में। आपने चिट्ठी लिखी लाल कृष्ण आडवाणी को और कहा कि अगर नहीं आप टर्म देते हैं सेकंड अध्यक्ष के रूप में तो हम सब पार्टी छोड़ने पर विचार करेंगे।
आज वो पार्टी में चुनाव लड़ रहे हैं, तब तो आपने नहीं स्टैंड लिया क्योंकि इस बार पुत्र प्रेम में है। नहीं, देखिए ऐसा है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, एक उम्मीदवार हैं, जैसा आपने कहा पुत्र प्रेम में हमने अपने पुत्र को उम्मीदवार बना दिया। नितिन गडकरी भी आज पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं है ना, लेकिन आज एक समझौता है सुनिए ना? एक उम्मीदवार है। नहीं, हमने कभी नहीं कहा कि नितिन गडकरी को पार्टी से निकालो, ये कभी कहा था हमने? जब तक जांच हो नहीं, तब तक उनको हटा नहीं। दिया जाए। किस तो फिर पद वो- से? फिर किस पद से? फिर वो चुनाव लड़ अध्यक्ष, सकते हैं। अध्यक्ष के पद से। आज सुनिए, आप नितिन गडकरी पार्टी अध्यक्ष के रूप में और नितिन गडकरी एक उम्मीदवार के रूप में, दोनों में अंतर नहीं है, दोनों में भयानक अंतर है। चुनाव लड़कर एक ऐसा व्यक्ति जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप हो संसद में बैठे बात करे, ये मंजूर है, अच्छा, उस पर और भ्रष्टाचार पार्टी का अध्यक्ष बन जाए तो दिक्कत है। आदर्श तो एक ही होगा ना यशवंत जी? नहीं, आदर्श एक नहीं होता है, आदर्श भी अलग अलग होता है। क्या हर व्यक्ति के साथ अलग होता है? नरेंद्र मोदी पर स्नो गेट के आरोप लगे, तो बिल्कुल उनके गलत, लिए आपने क्यों नहीं बोला? बिल्कुल अशोक जी गलत कह रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर किसी भी बहुत महत्वपूर्ण पद पर हैं, तो अगर आपके ऊपर आरोप लगा तो आपके चलते पूरी पार्टी टारगेट होती है, और अभी वो पूरी चीज गौन हो गई, यहां तक गौन हो गई कि जब उन्होंने मुकदमा किया मनीष तो तिवारी मोदी के पर ऊपर, स्नो तो गेट के आरोप लगे, तो उसका उनके बारे में क्यों नहीं बोला आपने कि पीएम का पद का क्योंकि उम्मीदवार मैं मत जानता बनाइए? हूं कि बिल्कुल गलत है। मतलब इसलिए। आप ही सर्टिफिकेट देंगे ठीक और गलत का नहीं, बिना जांच के? बिना जांच के नहीं है। हम कुछ जानकारी के आधार पर अगर हमें लगता है कि ये गलत हो रहा है तो मैं आवाज उठाऊंगा। 30 बरस बाद पहला मौका आया है कि आप बाहर खड़े हैं। 84 के बाद से 2014 में पहला मौका आया इस राजनीति के आप बाहर खड़े हैं। इसलिए हम आपसे अब सवाल कर रहे हैं, इस कि चुनाव के बाहर खड़े हैं। इस चुनाव के बाहर खड़े हैं। हाँ। 2004 में जो शाइनिंग इंडिया की जो कल्पना बीजेपी कर रही थी और 2014 में जो शाइनिंग मोदी कल्पना हो रही है, इन दोनों में कोई फर्क है या एक समान है? दोनों में बहुत आसमान जमीन का अंतर है। मसलन कि शाइनिंग इंडिया का जो नारा था वो इस माने में गलत था कि भारत जैसे देश में आप शाइनिंग इंडिया का नारा लेकर चुनाव में नहीं जा सकते। ठीक है। हमको सर्दी जुकाम हुआ है तो हम सरकार के ऊपर उसका दोष डालेंगे। चुनाव के दिन अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम सरकार को कोसते हैं। कोई अंतर नहीं, अच्छे दिन आने वाले हैं और शाइनिंग इंडिया में नहीं, कोई अंतर क्योंकि नहीं। एक भूत के बारे में था कि जो बीत गया समय, उसके बारे में हम कर रहे थे। हमने शाइनिंग इंडिया बनाया। ये आज जो हो रहा है ये प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर है, प्रॉमिस ऑफ द शाइनिंग इंडिया। हाँ, प्रॉमिस अच्छे दिन आने का। शाइनिंग इंडिया क्या नहीं, मोदी जादूगर है? प्रॉमिस ऑफ बेहतर इंडिया, अच्छे दिन। ये आज के जो है वो भविष्य की कल्पना कर क्या रहा है। सपना दिखा रहे हैं मोदी भविष्य का? सपने की बात करें, क्या जादूगर है? सब समस्याओं का समाधान उनके पास होगा? आपको लगता है महंगाई खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे? आपको लगता है कि मोदी जादूगर है क्या? राजनीति में अगर आप सपने नहीं दिखाएंगे तो आप काहे के लिए पॉलिटिक्स में हैं? ये कैसी मैं एकदम- राजनीति है? सपना दिखाइए, आदर्शों को बदलिए, समझौता कीजिए, हर आपको चीज मैं में कह आप रहा कह रहे हैं था, आज। आपने कहा अवसरवादी। हाँ? अवसरवादिता भयंकर रूप उसका होता है, लेकिन मैंने उसमें कहा था कि हाँ, हर आदमी अवसर का लाभ उठाना चाहता है। मैं एक्सेप्शन नहीं हूँ, मैं भी अवसर आएगा तो उसका लाभ उठाऊंगा। राजनीति में सब लोग ये काम करते हैं ना? सब लोग करते हैं। नरेंद्र मोदी उस दायरे में है ना? नहीं, सब लोग करते हैं, मैं कह रहा हूं ना। तो इसलिए आप जो ये कह रहे हैं कि सपना दिखा रहे हैं, तो बुरा क्या है? अगर सपने को दिखाकर हम सपने को साकार करते हैं तो आप इसको सपना जादू की छड़ी है कहाँ क्या उनके नहीं, पास? नहीं, जादू की छड़ी है। 2002 में है। क्या हुआ था? कैसे एक दूर करेंगे? उन्होंने कहा 2002 कैसे में दूर क्या करेंगे, हुआ उस था पर जब चर्चा आपको होगी कुर्सी ना। छोड़नी पड़ी थी वित्त मंत्री के रूप में? हाँ। आप आज कहते हैं कि फ्रॉड है ये वित्त मंत्री, आप कहते हैं आपको कोर्ट नहीं, आपने बदल दिया। आई मैटर- इसका सवाल जो ठीक था है, जवाब दे उसको दीजिए। ठीक उसको है। बदल दिया आपने। मैं ये कह रहा हूं कि जादू की छड़ी होती है और जादू की छड़ी का इस्तेमाल करके सरकारी जो नीतियां हैं उसका इस्तेमाल करके आवश्यक कदम उठाकर आप देश की परिस्थिति को बदल सकते हैं। और आप नहीं बदल सकते हैं तो आपको राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं, फिर घर जाइए। लेकिन आप फेल किए थे ना सपने 2002 में। सपने देखना छोड़िए, सपने दिखाना छोड़िए। फिर वित्त घर मंत्री की जाइए। कुर्सी छोड़नी पड़ी थी ना 2002 नहीं छोड़नी पड़ी थी। आपने कहा था कि आई माइट हैव बीन वर्स्ट एफएम बट नेवर अ फ्रॉड। आपने ये खुद कहा अभी और कहा। ये कॉन्टेक्स्ट में कहा कि चिदम्बरम। चिदम्बरम ने मुझको कहा कि आई वाज द वर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर हाँ। सिंस 1991। और तो उन्होंने उसके कहा कि जवाब 2002 में जब तो हमने जसवंत सिंह के स्वीकार साथ नहीं आपका स्वैपिंग हो, ठीक है। हमने स्वीकार नहीं किया
कि मैं वर्ष फाइनेंस मिनिस्टर था, और मैं आपसे आज यहाँ से इस मंच से कहना चाहता हूँ कि चिदम्बरम को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा और दोबारा वित्त मंत्री बनने पड़ेगा हमारे रिकॉर्ड को मैच करने के लिए। क्या बात कर रही हैं फिर आप? क्यों 2002 में बदलना पड़ा? बदलना पड़ा कहाँ से? अरे भैया हम मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में गए। पर पनिशमेंट हुई थी, संघ नाराज था आपसे, आप सुनते नहीं थे, ये कह रहा था पूंजीपतियों के उसमें काम कर रहे हैं, ये आरोप लगे थे उस वक्त आपको। संघ के दबाव में बदला गया था। अगर आरोप तो कोई लगा सकता है, कुछ भी दबाव था, संघ का दबाव था। दत्तोपंत ठेंगड़ी का भाषण था, वो हरिद्वार में नहीं, वो दिल्ली में था। जी नहीं, हाँ, वो दिल्ली में था। दिल्ली में उन्होंने बहुत सीधा आरोप आप पे लगाया। हाँ, आपने स्वदेशी छोड़ दिया है। सुनिए, और उस आरोप के बाद वो अखबार में आरोप छपा जिसमें उन्होंने यहाँ तक कहा कि यशवंत सिन्हा अपराधी हैं, और उसके बाद तत्काल मैंने अडवाणी जी से संपर्क किया, मैं अटल जी से मिला और मैंने कहा कि मैं त्यागपत्र दे रहा हूँ। आपका विरोध कर रहा था स्वदेशी जागरण मंच, आरएसएस। आज वही आरएसएस और वही स्वदेशी जागरण मंच नरेंद्र मोदी के दौर में डाइल्यूट हो गया है। आप जिस इकोनॉमी की बात करते थे, नरेंद्र मोदी उसी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उससे इतर वह भी नहीं कर रहे हैं। संघ पीछे खड़ा है। ये राजनीतिक जरूरत है, मजबूरी है, या फिर नरेंद्र मोदी ही एकमात्र ऐसे वजीर के तौर पर खड़े हो गए हैं जिनके पीछे सब कुछ चल रहा है? एक बात मैं आपको बताऊं कि संघ के बिहाफ पर मैं नहीं बोलना चाहता हूं। संघ क्यों कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये मेरे द्वारा उसका स्पष्टीकरण देना, इतिहास तो दिखेगा ना, उसका स्पष्टीकरण देना मेरे द्वारा कहीं भी जायज नहीं है। अब के दौर में वो आप संघ से बात कीजिएगा तो पूछ लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अटल जी के टाइम में भी जिस आर्थिक नीति पर हम लोग चले, और मैं आपको बताऊं कि जब देश की आर्थिक नीति बनती है, बजट बनता है, तो प्रधानमंत्री भी उतना ही इन्वॉल्व होता है जितना वित्त मंत्री होता है, क्योंकि एक वाक्य नहीं लिखा जाता है बजट स्पीच में जिस पर प्रधानमंत्री की सहमति नहीं होती है। ठीक है, तो मैं जो काम कर रहा था उसमें पूरी तरह से उस समय के प्रधानमंत्री की सहमति थी, और इसीलिए, और मैं आज आपको एक राज की बात बताता हूं, 2002 नहीं, 2001 में मैंने अटल जी को भी कहा और लोगों को कहा कि मैं वित्त मंत्रालय से अब शिफ्ट करना चाहता हूं, और मुझे अगर आप लोग विदेश मंत्रालय में ले जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और अब ये मैंने किताब में भी इसका जिक्र किया है, जो पुस्तक मैंने लिखी है, कि ब्रजेश मिश्रा से डिटेल में डिस्कस करने के लिए इसको ब्रजेश मिश्रा मेरे घर पर आए। ठीक है, और रैक्स का जो फ़ोन होता है ना, जो मेरे बेडरूम में लगा हुआ था, उस पर मुझे खबर आई कि प्राइम मिनिस्टर आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैं जब फ़ोन सुनने गया तो अटल जी लाइन पर आए और उन्होंने कहा, यशवंत जी आपको वित्त मंत्रालय में रहना है, आपको छोड़ना नहीं है। तो हम अवाक रह गए। फिर हम लौट कर आए तो हमने ब्रजेश जी से पूछा कि ब्रजेश जी आप यहाँ आ रहे हैं, हम लोग ये विषय डिस्कस कर रहे हैं, इसकी जानकारी क्या प्रधानमंत्री को है? तो उन्होंने कहा कि नहीं है। लेकिन उसी मौके पर प्रधानमंत्री का टेलीफोन आना, और उस टेलीफोन के बाद जो हमारी भी इच्छा थी कि मैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में जाऊं, वो वहीं बात सारी रुक गई, क्योंकि अटल जी ने कहा दिया कि अच्छा, इसीलिए वाजपेयी जी को मुखौटा कहा गया था। किस बात को लेकर? क्यों मुखौटा? किससे? क्या गोविंदाचार्य ने एक बार जिक्र नहीं वो किया था, लेकिन इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी जो संघ सोच रहा था, बीजेपी जो पार्टी विद डिफरेंस आ रही थी, झटके में वो ट्रैक 2 पर आ गई इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर। नहीं, ऐसा है, देखिए इसको गंभीरता से इस सवाल का उत्तर आपको सुनना पड़ेगा। स्वदेशी को हम लोगों ने कभी डिस्कार्ड नहीं किया, कभी छोड़ा नहीं, ठीक है, लेकिन स्वदेशी का कॉन्सेप्ट क्या है, इस पर जरूर मतभेद था। स्वदेशी का कॉन्सेप्ट है कि हम एक दफा मैं लखनऊ गया स्वदेशी के काम से, तो किसी पत्रकार ने हमसे कहा कि आप स्वदेशी के बारे में बात करने आए हैं, तो धोती क्यों नहीं पहना है आपने? माने हम ये कह रहे हैं कि आप इतना हास्यास्पद किसी कॉन्सेप्ट को बना सकते हैं। लोग घड़ी देखते हैं कि घड़ी आपकी देशी है कि स्वदेशी है, साबुन आप स्वदेशी यूज कर रहे हैं, टूथपेस्ट क्या कर रहे हैं, वो स्वदेशी का बहुत नैरोएस्ट पॉसिबल डेफिनेशन। यशवंत जी एक मिनट, मेरा स्वदेशी का कॉन्सेप्ट ये है कि आप अगर मुल्क को मजबूत नहीं बनाते हैं तो आप स्वदेशी के सिद्धांतों पर नहीं चल सकते हैं। PL 480 का आप गेहूं खाइएगा और कहिएगा हम स्वदेशी के सिद्धांत पर चल रहे हैं। आप दुनिया के देशों से
कर्जा लीजिएगा और आप कहिएगा कि हम स्वदेशी के सिद्धांत पर चल रहे हैं, आप सेल्फ रिलायंट नहीं हैं और आप कहिएगा हम स्वदेशी के सिद्धांत पर, इसलिए वित्त मंत्री बनने के बाद संकट का समय था, घोर संकट का, क्योंकि आर्थिक प्रतिबंध भी लग गए थे। हमने जो नीति रखी वो ये रखी कि भारत को मजबूत बनाओ आर्थिक दृष्टिकोण से। पर यशवंत जी उससे इतना डर जानकार आपकी हैं चिंता आप, है, इतना उससे- ज्ञानी हैं, इतना कैपेबल हैं, वाजपेयी भी खुश थे, पार्टी भी खुश थी, तो 2000 आप टॉप 4 मंत्रियों में आपकी गिनती होती थी, टॉप 4 नहीं, वाजपेयी था गवर्नमेंट मैं, गिनती थे, नहीं होती थी। थे आप। हाँ, था। उसके बाद पार्टी में कोई पद क्यों नहीं दिया गया? आप तरसते रहे पार्टी के पद के लिए, पार्टी ने क्यों उपयोग नहीं किया? यशवंत जी आप नाराजगी व्यक्त करते रहे, गाए बगाए, कभी लेटर लिख दिया, कभी दुख दर्द रोते रहे 4 लोग बैठ करके सेंट्रल हॉल में या कहीं भी, तो क्यों पार्टी ने उपयोग ही नहीं समझा? आपको क्या वजह रही? क्यों कोई पद नहीं दिया? ना जनरल सेक्रेटरी बनाया, ना ही कुछ किया, प्रवक्ता बनाया था वो भी एक बार छीन लिया गया था आपसे झारखंड पे बयान देने के कारण। देखिए ऐसा है कि आपने ठीक कहा कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी थी जिसमें 4 टॉप मंत्री प्रधानमंत्री जी के साथ बैठते थे, उसमें मैं था, जब वित्त मंत्री था तब भी और जब विदेश मंत्री था तब भी। उसके बाद 2004 के बाद मैं बराबर पार्टी की तरफ से जब भी आर्थिक मुद्दे आते थे और अक्सर जब विदेश नीति के मुद्दे आते थे मैं बोलता था, पार्टी की तरफ से बोलता था, आज भी बोलता हूं। जब भी आर्थिक विषयों का सवाल उठता है तो और भी कई लोग इसी बीच में बोलने लेकिन लगे। कोर टीम में नहीं थे आप बीजेपी की? नहीं थे, आज भी नहीं है। तो क्यों नहीं? नहीं, क्यों नहीं का क्या जवाब है? क्यों इग्नोर किया क्यों पार्टी नहीं? ने? क्यों नहीं? हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। नहीं अलग- नहीं, क्यों नहीं? जनरल सेक्रेटरी ने नहीं, आपको बनाया, ओहो, क्या हम उपयोगी नहीं समझा क्या आपसे, पार्टी ने? अशोक जी, हम आपसे पूछते हैं कि यशवंत सिन्हा आज प्रधानमंत्री पद के दावेदार बीजेपी के क्यों नहीं है? आप होने चाहिए थे, आपको नहीं, लगता है? 4 मंत्री थे, 4 मंत्री में आप थे। आपको विदेश मामलों की अरे जानकारी भैया, है, एक्सपर्ट हैं आप। समय के साथ वो एक्सपर्ट हैं, आज भी हैं और उन विषयों पर बोलते हैं, पार्टी हमसे बुलवाती है। दुख है आपको कि पार्टी ने उपयोग नहीं किया ठीक से आपका? नहीं, काहे सिर्फ के- एक्सपर्ट के रूप में इस्तेमाल किया पार्टी ने हाँ, आपको? तो एक्सपर्ट हैं तो एक्सपर्ट के रूप नहीं, में इसको आगे इस्तेमाल बढ़ा किया। दीजिए। नेता के हाँ, तौर पर परिस्थिति इस्तेमाल को किया। आगे बढ़ा दीजिए कि हाइपोथेटिकली सही, अगर नरेंद्र मोदी वाकई सरकार बना लेते हैं, आपकी भूमिका क्या होगी? आप फाइनेंस मिनिस्ट्री देख रहे हैं। देखिए, हमारी भूमिका जो होगी, मैं बिल्कुल ईमानदारी से इसका उत्तर दे रहा हूँ, हमारी भूमिका क्या होगी इसमें आने वाले दिनों में पार्टी, प्रधानमंत्री और मेरी तीनों की सहभागिता से ही मेरी आगे आने वाले दिनों की भूमिका तय होगी। फिर भी कुछ तो बात हुई होगी, कुछ नहीं, तो कुछ खिड़की काहे खुला के लिए? होगा, नहीं, कुछ तो खिड़की खुली होगी, कुछ बिल्कुल। अंदाज, मैं कुछ किसी एहसास। से इस विषय पर संपर्क में नहीं नहीं, हम हूँ, 2-3 लेकिन सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारी भूमिका होगी उस भूमिका को तय करने में मेरी भी भूमिका। नहीं, आपकी पूरा थिंकिंग प्रोसेस हम देख रहे हैं। इस बीच में कुछ चीज़ें आई, जैसे आरबीआई के गवर्नर हैं रघुमन राजन जो हैं, उनको लेकर आप बड़े पॉजिटिव रहे। इस बीच में जगदीश भगवती ने जो कुछ लिखा और जो चीज़ सामने आई, अरविंद का भी कुछ कोलंबिया यूनिवर्सिटी के हैं, उनकी भी चीज़ें आई। इकोनॉमिक पॉलिसी की जो पूरा खांचा है जो चल रहा है इस वक्त नरेंद्र मोदी के जहन में, हम देख रहे हैं आप बहुत फिट बैठते हैं, ये सही है क्या, या आप अपने आप को फिट बैठाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आज एक आपसे सच्चाई बताता हूं कि इकोनॉमिक मसले हों या कोई और मसला हो, नरेंद्र मोदी जी और हमारी चर्चा नहीं हुई है। और मैं आपको एक और राज की बात बताऊं कि जब मैं वित्त मंत्री था तो मैं अपने सलाहकार के रूप में रघुराम राजन को लाना चाहता था, लेकिन वो जो सरकारी प्रक्रिया होती है उसमें मामला फंस के रह गया। फिर मैं वित्त मंत्रालय से विदेश मंत्रालय में चला गया। तो रघुराम राजन से मैं प्रभावित हूँ वो कंटिन्यू करने चाहिए, इसका मतलब ये भी है अगर सरकार और बदल रही है। पूरे इतिहास में, भारत के स्वतंत्र भारत के पूरे इतिहास में 2 ही ऐसे मौके आए हैं जब आरबीआई गवर्नर को बदला गया है। एक जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तो पुरी साहब बदले गए थे, और एक जब चंद्रशेखर जी की सरकार आई जिसमें मैं वित्त मंत्री था तो मल्होत्रा साहब बदले गए थे। और मल्होत्रा साहब को बदलने का जो कारण था वो पूरी तरह से राजनीतिक था। कांग्रेस पार्टी किसी और को लाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को ऊपर इस बात का जोर बनाया कि उनको बदला जाए, और बदला गया उनको। इस 2 इंस्टेंस के अलावा तीसरा कोई इंस्टेंस। आपने आज बहुत सारे पन्ने खोले, एक पन्ना और खोलिए। जिस समय सोना गिरवी रखने की बात आई, आप चंद्रशेखर जी के साथ थे, और चंद्रशेखर जी कहा जाता है उसमें 2 लोग गए थे बलिया उनसे साइन कराने के लिए। उसमें एक मनमोहन सिंह भी थे विश्व बैंक के अधिकारी के तौर पर, ये सही है क्या? नहीं, मनमोहन उन्होंने सिंह जिक्र किया है कहीं अपनी बायोग्राफी देखिए, मनमोहन सिंह चंद्रशेखर जी के आर्थिक परामर्शी थे।
इकोनॉमिक एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर। वो साउथ कमीशन जिनीवा से लौट कर आए थे और चंद्रशेखर जी ने उनको अपना आर्थिक परामर्शी बनाया था उस समय। ये जो फैसला था कि सोना गिरवी रखा जाए, वो इसलिए था कि हम लोग देख रहे थे संकट मुंह बाय सामने खड़ा है। और मैंने कई जगह कहा है कि उस समय हम लोगों ने तय किया कि देश की इज्जत को गिरवी रखने के बजाय सोना गिरवी रखना ज़्यादा बेहतर होगा। और फर्स्ट इंस्टेंस में हम लोगों ने वो सोना गिरवी रखा जो स्मगलिंग वाला सोना था और स्टेट बैंक के पास पड़ा हुआ था, रिजर्व बैंक का नहीं है, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज में काउंट होता है रिजर्व्स में। स्टेट बैंक स्मगलिंग का जो सोना पकड़ा जाता है ना कस्टम्स के द्वारा, वो सोना स्टेट बैंक में जमा था 20 टन। उसको हम लोगों ने गिरवी रखा था चंद्रशेखर जी के टाइम में, और ये फैसला चंद्रशेखर जी का था और मेरा था। और मैंने बार बार उस फैसले के बारे में कहा है कि अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो हमारी जो देनदारी थी, हमारे ऊपर जो कर्जा था, उस कर्जे को चुकाने में दिक्कत आ सकती थी। और एक बार अगर कर्जा हम नहीं चुकाते, उसमें डिफॉल्ट हो जाता, तो हम बिल्कुल बास्केट केस बन जाते। फिर भारत की जितनी भी साख थी वो समाप्त हो जाती तो ये कितना सही है कि जिस समय आप वाजपेयी जी के दौर में फाइनेंस मिनिस्टर थे, ब्लैक मनी को लेकर जिक्र हुआ था कि स्विस बैंक में जिनके अकाउंट हैं उनका खुलासा किया जाए। नहीं, खुलासा करने का या लाने की बात नहीं, कभी नहीं हुई? नहीं, बात हुई, होती रही, लेकिन खुलासा इसलिए आप नहीं कर सकते थे कि आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं था। और स्विट्जरलैंड उस समय शेयर करने को तैयार नहीं था आपके साथ अपने बैंकिंग सीक्रेसी लॉज। करना चाहता है वो, अब वो करना चाहता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बदल गई। सारी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति सन 2001 के बाद जब ट्विन टावर्स के ऊपर आक्रमण हुआ ना, आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद टेररिस्ट फाइनेंस को कंट्रोल करने के लिए पारदर्शिता का दौर शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उसमें जितने टैक्स हेवंस थे जहां ब्लैक मनी रखा जाता था, जिसमें स्विट्जरलैंड भी है, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय अरेंजमेंट्स या समझौते के अंतर्गत उनको खोलना। तो हम भरोसा करें अब 2014 में अगर सरकार बदलती है तो ये लेके आएगी जो मनमोहन सरकार नहीं ला पाई। हम लोगों का वादा है, हम लोगों का वादा है कि हम करेंगे। और आज ही मैं कह रहा था कि इससे कि मान लीजिए कि 748 कितने नाम जो HSBC के अकाउंट होल्डर्स के थे, उसको सरकार ने 3 साल से पेंडिंग है, क्यों नहीं उसने पब्लिक किया अभी तक? क्यों नहीं हर अकाउंट के बारे में अभी तक? आप लोग पब्लिक करेंगे? हम जरूर करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट इनके ऊपर लागू हो। आपने अटल अडवाणी का युग भी देखा है, नजदीक से देखा है, बहुत उस ग्रुप में थे आप। अब मोदी युग, अटल अडवाणी से मोदी युग, क्या फर्क समझते हैं? आपको लगता है मोदी युग आ चुका है पार्टी में पूरी तरीके से? मोदी, बीजेपी मोदी बन चुकी है? नहीं, एक जमाने में ये भी आरोप लगता था कि बीजेपी वाजपेयी मैं बन गई है। और ये आरोप लगाना बहुत आसान है कि आप किसी एक व्यक्ति को अगर कहीं उम्मीदवार बनाते हैं, उनको प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये आरोप लगेगा ही आपके ऊपर कि आप एक व्यक्ति के गिरफ्त में चले गए, सारी पार्टी चली गई। लेकिन अटल जी अडवाणी जी के टाइम में, और खास करके वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय भी सुशासन मुख्य मुद्दा था। आज भी मोदी जी के टाइम में सुशासन ही मुख्य मुद्दा है। अडवाणी युग खत्म, अब अडवाणी का कोई भूमिका नहीं है पार्टी में? नहीं, भूमिका है, वो जा रहे हैं, चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। क्या भूमिका देखते हैं उनकी आगे? उनकी भूमिका होगी, उनको तय करना पड़ेगा। वो तो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। जैसे उन्होंने तय किया कि भोपाल और गांधीनगर के बीच में अंततः हम गांधीनगर, सपने तो देखने का हर किसी को हक है ना, ठीक है ना? तो जिक्र भी हुआ है। हाँ, तो अडवाणी जी के जो उनकी जो वरीयता है, उसको देखते हुए मैं यही कहूँगा कि उनको ही तय करना पड़ेगा कि उनकी क्या भूमिका हो। नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर का सपना भी देख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें। अगर 2 पद होते प्रधानमंत्री के तो शायद देख सकते थे जी। इस हद तक मोदी छा गए, नहीं कोई सपना भी नहीं नहीं देख नहीं, सकता। सपना नहीं है। सवाल यह है कि मोदी जब प्रोजेक्टेड है एज प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बीजेपी के, तो दूसरे के लिए वैकेंसी कहाँ है वहां पर? लेकिन ठहर ठहर कर सब रूठ जाते हैं ना, इसलिए दिक्कत आती है कि पार्टी में सारे रूठ रहे हैं, कोई उधर रूठ जाता है, फिर उसको मनाते हैं राजनाथ जी। सबसे ज्यादा दिक्कत से तो राजनाथ जी गुजरे हैं पिछले दिनों। पर दिल से अब स्वीकार कर लिया आपने नरेंद्र मोदी को, कोई खटास, सर्वे सर्वा मोदी है पार्टी के।
आपने उनको मेरे वहाँ बारे तो में और कोई उनको स्वीकार किए बिना रह नहीं सकता। नहीं, मेरे बारे में व्यक्तिगत रूप से पूछ रही जी थी जनरली बिल्कुल, पार्टी। व्यक्तिगत यशवंत सिन्हा जी ने क्या अब समर्पण कर दिया है नरेंद्र मोदी के नाम पर, जैसे बाकियों ने किया? मोदी को स्वीकार करना और मोदी के सामने समर्पण करना, ये दोनों दो बातें हैं। चलता समर्पण ही लेकिन है। पार्टी ने तो समर्पण कर दिया यशवंत जी, पार्टी ने तो समर्पण कर दिया ये बिल्कुल गलत है। पार्टी में फैसला करने का एक तरीका है और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, अपनी सारी जानकारी के आधार पर उसी तरीके के अनुसार पार्टी में आज के दिन भी फैसले हो रहे हैं और आगे भी होंगे। आपने कहा कोई वैकेंसी नहीं है, 2 पीएम के पद होते तो सोचा जा सकता था। अगर कोई बी प्लान बी जिसकी बात करते हैं, अगर फंस गया कहीं पेच, तो क्या फिर अडवाणी सुषमा का चांस बनता है, या सिर्फ मोदी के बिना कोई समझौता ही नहीं है, सरकार बने या ना बने? हमारे पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि कोई प्लान बी और प्लान सी नहीं है, प्लान ए ही है और प्लान ए ही कार्यान्वित। और अडवाणी सुषमा के लिए कोई वैकेंसी नहीं है फ्यूचर में? वो आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। यशवंत जी, इस आखिरी हिस्से में हम खत्म करते हुए ये कह सकते हैं कि स्थिति अगर बिगड़ी तो यशवंत सिन्हा पहले शख्स होंगे जो बेबाकी के साथ निकल कर आएंगे, और देश इंतजार भी कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।